नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं IBC 24 पर चुनाव से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम किसमें कितना दम। बहुत स्वागत है आप सबका। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा सीटों की। जानते हैं वहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की हकीकत क्या है, समझते हैं क्षेत्र में चुनावी मुद्दे क्या हैं, समीकरण क्या है। तो आज बारी है छत्तीसगढ़ के पहले चरण में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट जिस पर चुनाव हो रहा है। देखते हैं वहां किसमें कितना है दम। तो 2 चरणों में चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में और पहले फेज में बस्तर की सभी सीटें शामिल है और इनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है दंतेवाड़ा। और अब की बार दंतेवाड़ा में मुकाबला किन के बीच है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरों को बदला है, नए चेहरों पर दांव खेला है। वैसे चेहरे भले ही नए हैं लेकिन राजनीति और इलाके के लिहाज से ये काफी पुराने हैं। छविंद्र कर्मा परिवार से आते हैं। बीजेपी ने चैतराम अटामी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो दंतेवाड़ा की जंग कांग्रेस के छविंद्र कर्मा और अटामी के बीच में है, जिन पर बीजेपी ने विश्वास किया है। चैतराम अटामी और साथ में कांग्रेस प्रत्याशी जो कि कर्मा परिवार के सुपुत्र हैं छविंद्र कर्मा, इनके बीच की प्रमुख जंग के मुद्दे क्या हैं, किसमें कितना दम है, आज इसे टटोलेंगे। तो दंतेवाड़ा घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। यहां चुनाव करवाना अपने आप में एक चुनौती है। प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन हम भी पहुंचे दंतेवाड़ा और जानने समझने की कोशिश की कि यहां से चुनाव मैदान में उतरे दोनों प्रत्याशी, उनमें कितना दम है। जानेंगे आज कि उनके मजबूत और कमजोर पहलू क्या हैं जो आपके बीच में अपना पक्ष रखने पहुंच रहे हैं, उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टियों की तरफ से दावे कर रहे हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट का सियासी समीकरण किसके फेवर में है, यह तो आप इसे देखकर ही समझ पाएंगे। वहां का सियासी समीकरण है क्या, आइए देखते हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा में पहले चरण में चुनाव होने हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण के मुताबिक वोट का बंटवारा नहीं होता है। यहाँ शहरी इलाकों में भाजपा हमेशा से ही लीड करती रही है। यहाँ 5 निकायों में से 5 में ही भाजपा हमेशा ही कांग्रेस से ज्यादा वोट पाती रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है। बात मतदाताओं की करें तो दंतेवाड़ा विधानसभा में कुल 1,92,000 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,000 है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 90,000 है। बात पिछले चुनावों की करें तो 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के भीमा मंडावी ने कांग्रेस के महेंद्र कर्मा को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2013 के चुनाव में देवती कर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। महेंद्र कर्मा की मौत के बाद पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। देवती कर्मा ने विधायक भीमा मंडावी को 6,400 वोट से हराया था। इसके बाद 2018 के चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने भीमा मंडावी पर दांव खेला। इस बार भीमा मंडावी ने देवती कर्मा को 2,172 वोटों से हराया। वहीं इस बार दोनों ही पार्टियों से नए प्रत्याशी मैदान में हैं। तो देखना होगा बस्तर के इस जंग में कौन किसे मात देता है। नरेश मिश्रा, IBC 24, दंतेवाड़ा। तो मुकाबला कड़ा, बड़ा और बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। अब दोनों प्रत्याशियों को जानने समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चैतराम अटामी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो सबसे पहले इनके मजबूत पहलू क्या है, पक्ष क्या है, जरा इस पर एक नजर डालते हैं, फिर कमजोरियों पर भी आएंगे। तो देखें आप इनके मजबूत पक्ष। गीदम बारसूर जो एकदम घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, रिमोट इलाका रहा, उस इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। गांव में लगातार ये संपर्क करते रहे हैं, उन्हीं के बीच में रहे हैं और धार्मिक आयोजन कर, धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर ये डेफिनेटली लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। ये इनका सबल पक्ष है, लेकिन साथ में कुछ कमजोरियां भी हैं। तो चैतराम अटामी बीजेपी प्रत्याशी के जो कमजोर पक्ष हैं, इसमें ये अन्य दावेदारों से नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और तमाम दलों की तरह इनकी भी परेशानी है। जो दावेदार थे वो अब भी ताल ठोकते हैं। सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में एक मजबूत पकड़ है, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसा ही हाल है, ये इनसे बेहतर कौन जानेगा।
लोगों के बीच में लोकप्रियता को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या सभी इनको जानते हैं, क्योंकि सक्रियता ही कम है और एक इलाके तक सीमित है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से मेलजोल कम होना यह भी एक कमजोरी या कमजोर पहलू पक्ष के तौर पर सामने आया। तो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले चैत्राम अटामी, इनके मजबूत और कमजोर पक्षों को आपने जाना, पर उनसे बात करके हमारी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि उनकी कितनी तैयारी, जब वे जनता के बीच गए तो उन्होंने क्या महसूस किया। देखिए आप। और निश्चित रूप से मैं अब चुनाव को लेकर नीचे वोट मांगने के लिए जाऊंगा और मैं मेरे यहाँ पर बहुत सारे मुद्दा है। कांग्रेस के द्वारा चुनावी घोषणा किया गया 36 चुनावी घोषणा किया गया है। 36 में से कोई भी चुनाव का पूरे घोषणा का वायदा पूरा नहीं किया गया है। आज भी शराबबंदी जैसे स्व सहायता समूह को लोन देने की बात की और स्व सहायता कई ऐसे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, कहीं भी काम नहीं किया है कांग्रेस के सरकार ने। इस मुद्दा को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और कांग्रेस सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहर क्षेत्र में हो, विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही रोड बना है, पुलिया बना है। अभी वर्तमान देखेंगे या गीदम से लेके बैला डीला तक रोड का बदाल हुआ है। वहाँ अभी 1.5 घंटा लग रहा है, जहाँ आधा घंटा में पहुँचने की जगह। ये स्थिति कांग्रेस के सरकार में बना हुआ है और कांग्रेस की नाकामी को लेकर हम निश्चित रूप से आम मतदाता तक जाएंगे और मतदाता से बात करेंगे निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी को विधायक बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता होते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी अगर विधायक बनता है, चुनाव जीतता है और कार्यकर्ता के भरोसा जीतता है, अंतिम व्यक्ति तक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं चुनाव में और सारे मतदाता तक जाके कमल चाप में बटन दबाने का अगर कोई काम कराता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कराता है। इसलिए कार्यकर्ता के भरोसा विधायक जीता जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 7 तारीख को वोटिंग होगा, कमल चाप पर बटन दबाएंगे सारे लोग और मुझे विधायक बनाएंगे, ये भरोसा है। नक्सल प्रभावित इलाके भी है जहां पर चुनाव प्रचार में दिक्कतें आ सकती है, तो ऐसे जगहों पर प्रचार के लिए किस तरीके से जाएंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, दंतेवाड़ा जिला पूरा नक्सल समस्या से घिरा हुआ है। यहाँ कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा चुनाव को दृष्टिकोण को देखते हुए साथ पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और उस सुरक्षा के घेरे में चाहे कोई भी दल का नेता हो, चुनाव के समय सुरक्षा के बीच में रह के लोगों तक जाता है, अंतिम मतदाता तक जाता है, प्रचार प्रसार करता है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के इस सुरक्षा के घेरे में रह के मैं भी अंतिम व्यक्ति तक जाने का पूरा मेरा कोशिश रहेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चुनाव जीतेंगे। तो नक्सलवाद को एक बड़ी समस्या अब भी मानते हैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। उनको ये लगता है कि वो अंतिम मतदाता तक पहुंचकर अपनी बात कह पा रहे हैं और इसीलिए चुनाव जीतने की आस है। माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद उनके साथ में, ये दावा भी वो करते हैं। अब कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी परिवार की छवि के अलावा और क्या काम बता रहे हैं, क्या उम्मीद उनको अपने क्षेत्र की जनता से इस बार है, कितना दावा उनका मजबूत है। तक बीजेपी प्रत्याशी के पक्षों को हमने जाना, उनकी मजबूती और उनकी कमजोरियों को देखा, उनकी बात भी सुनी। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी छबिंद्र कर्मा पर, जो कि कर्मा परिवार से हैं। सबसे पहले इनके मजबूत पक्ष क्या हैं, ये आप देख लें। दरअसल ये कर्मा परिवार इस पूरे इलाके का एक आधार स्तंभ है, राजनीति का जाना माना चेहरा है। पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में एक्टिव है, सक्रिय है। युवाओं के बीच में अच्छी खासी और लोकप्रिय सक्रिय छवि रखते हैं छबिंद्र कर्मा। आदिवासियों के हक में कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं और इसका लाभ उनको निश्चित तौर पर मिलना है और ये वो भी मानते हैं। अब आते हैं कांग्रेस प्रत्याशी के उस पक्ष पर जो उतना मजबूत नहीं, या जिसे आप कमजोरियां कह सकते हैं। तो कमजोर पक्षों में जनसंपर्क की कमी, आज के दौर में इतना एक्टिव ना होना, वरिष्ठ और वृद्ध जनों के बीच में ज्यादा लोकप्रियता ना होना, केवल अपने वर्ग तक सीमित रहना,
और नगरीय निकायों में इनकी पकड़ का उतना मजबूत ना होना जितना ग्रामीण इलाकों में है। ये कुछ कमजोरियां हैं जो अगेंस्ट में जा सकती। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी छविंद्र कर्मा, जो कि कर्मा परिवार से हैं। पहले इनकी माताजी ने चुनाव लड़ा, जीता और अब उनकी जगह इन्हें टिकट दिया गया है। तो मजबूत और कमजोर पक्षों के अलावा वे स्वयं अपने दावे को किस तरह देखते हैं, सुनते हैं। 2018 का जो इलेक्शन रहा है उसमें इलेक्शन में जो हमारे घोषणाएं थी 36 घोषणाएं थी और लगभग हम लोगों ने सभी घोषणाओं को हमारी सरकार ने उसको पूरा किया है और कुछ अगर बचा भी है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे जैसे सरकार आती है हम उनको भी पूरा करेंगे। और ये हम लोगों का सबसे बड़ा हमारा इस मतलब ये जो लड़ाई है हम लोगों का जो इलेक्शन है इसमें सबसे बड़ा ताकत हमारा वही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया है गाँव में, एक डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते को लेकर हो, चाहे दान के बोनस के रूप में हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी इस मामले में चर्चा किया था कि सरकारें किसी की भी हो, हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम लोग रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इस दौरान जैसे हम लोगों ने परिवार बैठने के बाद तय किया कि सिंगल एक नाम भेजेंगे और यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैलते रहे, कभी देवती कर्मा साहब का तो कभी छविंद्र कर्मा, इस सब की बातें होती रही, लेकिन एक्चुअल चीज़ें तो हाईकमान जान रहा था, माननीय विधायक साहब जान रहे थे, मेरी जो मदर हैं वो जान रहे थे, मैं जान रहा था कि मदर मुझे लेकर वो पर्सनली हमारे पीसीसी चीफ से मिले, पर्सनली वो हमारे जो प्रभारी हैं उनसे मिले, हमारे जितने जो ऑब्जर्वर्स थे, लीडरशिप जो है मतलब केंद्रीय नेतृत्व था, उनसे मिलके पर्सनली विधायक साहब ने सीधा क्लियरली कह दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा चूँकि एज भी हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पे मेरा बेटा छविंद्र कर्मा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने क्लियर कर दिया था पहले, लेकिन चूंकि अब बाहर में बहुत सारी चीज़ों को बताना मतलब मैं नहीं समझता कि सही है, लेकिन अब बाहर में रूमर फैलते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं। मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नस्ल समस्या है और लोगों को कनेक्ट करने की समस्या है। तो मैंने साहब से स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को ज़रूरत है कि एक गांव से कम 4 गांवों को जोड़ना, जिससे कि सरकार अगर उन गांवों तक पहुंचेगी निश्चित तौर पे नक्सल समस्या भी समाप्त होगी और डेवलपमेंट भी होगा। जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो हम उन मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए योजनाएं बन रही है उन तक पहुंचेगा। इस बात को मैंने रखा है और माननीय मुख्यमंत्री साहब मेरी बातों से मतलब इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि बिल्कुल अपन लोग प्रयास भी कर रहे थे, किसी न किसी कारण बस नहीं हो पाया है, चूँकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इफेक्टेड एरिया है बहुत सारी जगहों पर, तो बोले कि अपन लोग इसको प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग जोड़ेंगे। तो महेंद्र कर्मा परिवार से उनके बेटे को ये उम्मीद है कि उनके परिवार का नाम, उनका काम, कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम, ये उनको जिताएंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार का यह दावा है कि क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं हुआ, नाराजगी इतनी है, परिवर्तन का मन बस्तर ने बनाया है, तो दंतेवाड़ा में वे जीतेंगे। अब क्या फैसला होगा ये आपके हाथ में। वैसे दोनों के दावे में कितना दम है ये इस कार्यक्रम में आपने देख लिया, अब फैसला आपको करना है। अगली सीट पर पूरा गुणा भाग क्या है आपको बताने के लिए फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।